आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं इस कुमार। वीडियो नंबर 4 यह अंग्रेजी का है, जिसमें हम कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। थंबनेल भी मैंने सबको मेंशन किया है कि कौन कौन से बिंदु पढ़ने वाले हैं, उससे भी हम एक दो बिंदु ज़्यादा ही पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु हमारा रहेगा आज का हर्बर्टियन अप्रोच। हर्बर्ट की अप्रोच क्या रही है और ये हर्बर्टियन 5 स्टेप्स क्या हैं लेसन प्लानिंग के लिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान आप समझो कि किसी भी पार्ट को पढ़ाने से पहले शिक्षक योजना निर्माण करके आएगा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, पढ़ाऊँगा कैसे, उसके बाद कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करूँगा, फिर बच्चों को कौन सा नियम, कौन सा उदाहरण बताना है और फिर उनको याद कैसे करवाना है। ये सभी चीज़ों के लिए लेसन प्लानिंग होती हैं। और इसी लेसन प्लानिंग को ध्यान में रखकर हर्बर्ट ने 5 चरण, 5 स्टेप्स बताए हैं। उनको कहा जाता है हर्बर्टियंस 5 स्टेप्स, जिसकी पहली स्टेप का नाम है प्रिपरेशन इंट्रोडक्शन। देखो, प्रिपरेशन का मतलब है तैयारी या कार्य योजना को शुरू करना। तो जब भी शिक्षण के लिए कार्य योजना बनती है तो वहाँ इंट्रोडक्शन किया जाता है उस चीज़ से जिससे बच्चों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, ओल्ड नॉलेज लिंक की जाए। यानी कि जब भी प्रिपरेशन की बात आएगी, इंट्रोडक्शन की बात आएगी, तो वहाँ ओल्ड जो मेमोरी है, बच्चे की नॉलेज हैं, उसको वर्तमान नॉलेज के साथ लिंक करने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम प्रस्तावना प्रश्न के रूप में करते हैं। फिर है प्रेजेंटेशन। जब बच्चे का पूर्व ज्ञान जांचा जा चुका है तो उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि शिक्षक जो ज्ञान है उस ज्ञान की विषय वस्तु को सिस्टमेटिकली पढ़ाएगा। फिर है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। जो विषय वस्तु उसने पढ़ाई है और जो बच्चे के पास पूर्व ज्ञान है, उन दोनों को अच्छे से कंपेयर किया जाता है और फिर उनको एक साथ जो है संगठित किया जाएगा, एसोसिएट किया जाएगा। फिर है जनरलाइजेशन। उदाहरणों की सहायता से, नियमों की सहायता से सैद्धांतिक ज्ञान बच्चे तक पहुंचाया जाता है। और लास्ट में ही जो ज्ञान बच्चे तक पहुंचा है कि क्या वह परिस्थिति के हिसाब से उसका यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यानी इसका प्रैक्टिस करवाना और उसको अप्लाई करना, यूज़ करना, ये होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब हिंदी में है उपयोगिता। जनरलाइजेशन का मतलब होता है आपके सामान्यीकरण। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुतिकरण और प्रिपरेशन का मतलब होता है कार्य योजना की शुरुआत करना या तैयारी करना। तो ये 5 पद हैं। माइक्रो टीचिंग में यह जो अप्रोच है हर्बर्ट की, यह सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली अप्रोच हैं। अब बात करते हैं कि लेसन प्लान के कितने टाइप्स होते हैं। तो समय देने के हिसाब से कि कितना समय जो है टीचर क्लास में दे रहा है, उसके हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। 3 प्रकार होते हैं लेसन प्लान के, जिनमें पहला है डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना, जो प्रत्येक दिन जो है 1-1 घंटे करके जो सिंगल पीरियड पढ़ाया जाता है उसके लिए होती है, जिसके अंदर कवर किए जाते हैं। कवर का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है सिखाई जाती है, वो है एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, गतिविधियाँ। असेसमेंट्स होते हैं, इसका मतलब आकलन होता है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। साथ ही में जिन उद्देश्यों को शिक्षक करवाना चाहता है, ऑब्जेक्टिव्स को, वो भी एक सिंगल क्लास के अंदर, पीरियड के अंदर करवाया जाता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे मुझे आपको लेसन प्लान के बारे में समझाना है, तो क्या मैं वो समझा पाया, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, इसको मैं पूरा करूँ। और जो ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसको पूरा करने के लिए असेस किया जाता है। असेसमेंट का मतलब आकलन होता है कि आपसे पूछूं क्या आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो एक्टिविटीज़ का यूज़ करके आपको याद करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। फिर है यूनिट प्लान, इकाई योजना। अब यूनिट प्लान का मतलब होता है कि एक बड़ा बिंदु हो जिसको पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 5-10 दिन का समय लगे या 5 से 10 पीरियड लग जाए पढ़ाने में। तो एक ब्रॉड टॉपिक जो होता है उसको कवर करना या 2 से 3 चैप्टर्स कवर करवाना, ये होता है यूनिट प्लान। तो कई सारे चैप्टर्स आपस में मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं, या एक बड़ा जो ब्रॉड टॉपिक होता है वह आपस में उसको जो अगर एक साथ जोड़ के 2-4 दिन तक, 5 दिन तक पढ़ाया जाता है तो वो भी एक यूनिट प्लान के अंदर आता है, इकाई योजना के अंदर आता है। और फिर होता है वार्षिक योजना या वार्षिक पाठ योजना, एनुअल प्लान। देखो, एनुअल प्लान क्या होता है, वार्षिक योजना क्या होती है कि पूरे वर्ष भर शिक्षक को किस महीने क्या क्या पढ़ाना है, कौन से चैप्टर कब कवर करवाने हैं, ग्रामर कब कवर करवानी है, इसके अलावा उदाहरण जो हैं कैसे, किस टाइप के, कहाँ यूज़ करने हैं, ये सभी को लेकर एनुअल प्लान होता है। ANN यहाँ पे आएगा। तो ये आपको याद रखना है। मैं इसको सही लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि कई बार जो है टाइपिंग मिस्टेक या जल्दी में जो है बनाने के चक्कर में
ये हो जाता है। तो हमारे पास ये 2 प्रश्न तो हमने कवर कर लिए हैं कि पूरे सिलेबस को जिसमें कवर किया जाएगा वो एनुअल प्लान है, ब्रॉड टॉपिक या 2 से 3 चैप्टर कवर होंगे वो यूनिट प्लान, और अगर एक सिंगल पीरियड में कोई बिंदु पढ़ाया जाता है, कोई टॉपिक समझाया जाता है तो वो है डेली लेसन प्लान। फिर है ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द से तात्पर्य है कि प्रकृति, अगर कोई ऐसी प्रकृति में है जो विपरीत हैं एक दूसरे के, तो विपरीत प्रकृति वाले ये जो शब्द हैं इनको हम ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। जैसे फास्ट का मतलब तेज, स्लो का मतलब धीमा, सिंपल साधारण, कॉम्प्लेक्स जटिल, टाइट मतलब कसा हुआ, और लूज मतलब ढीला, हेल्दी मतलब स्वस्थ, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ, काम का मतलब ठंडा शांत, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित हैं, क्वाइट मतलब शांत, लाउड मतलब कि जो शोरगुल से भरा हुआ है, नॉर्मल सामान्य, वियर्ड का मतलब होता है जो जटिल है, उलझा हुआ है, और जो जिसको समझना आसान नहीं वो है वियर्ड। फिर एक क्लियर जो स्पष्ट है, जो जैसे आसमान क्लियर है वहाँ बादल नहीं है, और फिर है क्लाउडी जो बादलों से घिरा हुआ है। फिर है ब्राइट चमकीला, और डिम का मतलब होता है जो अंधेरे में है। टायर्ड का मतलब होता है हमारे लिए यहाँ पे थका हुआ, और एनर्जेटिक का मतलब होता है उत्तेजित ऊर्जावान। हॉट गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। अप ऊपर डाउन नीचे, बिग बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, फास्ट तेज, स्लो धीमा। लाइट इसका मतलब होता है हमारे लिए हल्का। डार्क गहरा। ओपन इसका मतलब हमारे लिए है खुला हुआ। क्लोज बंद। हार्ड का मतलब है हमारे लिए कठोर। सॉफ्ट कोमल। नियर पास में, फार दूर। हाई का मतलब होता है हमारे लिए ऊंचा, और लो मतलब नीचा। ओल्ड पुराना प्राचीन। न्यू नया नवीन। हैप्पी का मतलब हमारे लिए है कि हम खुश हैं। सैड का मतलब है कि दुखी हैं। फिर है एनर्जी, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, और काम का मतलब होता है हमारे लिए शांत। तो यहाँ तक का तो आपने देख लिया। फिर अगला है एक्साइटेड का मतलब होता है हमारे लिए कि हम उत्तेजित हैं, किसी काम को लेकर हमारे अंदर जिज्ञासा है। और बोर होने का मतलब है, बोर्ड का मतलब होता है कि हम उस काम में हमारी जिज्ञासा नहीं है, इच्छा हमारी नहीं है, हम उस काम से बोर हो रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं। ब्रेव बहादुर, स्कैर्ड डरा हुआ। लाफिंग हंस रहा है, क्राइंग रो रहा है। फ्रेंडली जो सामाजिक हैं, अनफ्रेंडली असामाजिक हैं। प्राउड गर्व होना, असेम्ड शर्मिंदगी होना। इजी आसान, डिफ़िकल्ट कठिन। चेयरफुल आनंददायी, और ग्लूमी मतलब जो अनानंददायी हैं। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, और नर्वस मतलब जिसको अपने आप पे डाउट है, सेल्फ डाउट रखने वाला व्यक्ति। पब्लिक जो सभी के लिए हैं, प्राइवेट जो निजी हैं, सरकारी और निजी। पोलाइट विनम्र, और रूड मतलब अविनम्र। सक्सेस का मतलब सफलता, फेलियर का मतलब असफलता। लव प्रेम, हेट घृणा। रिच धनी, पुअर मतलब गरीब। और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, डेंजरस मतलब खतरनाक। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। डिसऑनेस्ट का मतलब है जो ईमानदार नहीं है। यूज़फुल उपयोगी। यूजलेस जो काम का नहीं है। मैच्योर परिपक्व। इमेच्योर अपरिपक्व। स्ट्रॉन्ग मजबूत। वीक कमज़ोर। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना। फिर हैं गिव देना, टेक लेना। कम आना, गो जाना। एंटर मतलब अंदर की ओर प्रवेश करना, एग्जिट मतलब बाहर। बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, और डिस्ट्रॉय मतलब होता है विध्वंस करना। स्टार्ट शुरू करना, फिनिश समाप्त करना। विन जीतना, लूज हारना। लव प्रेम, हेट घृणा। ब्रेक तोड़ना, फिक्स जोड़ना। वेट इसका मतलब गीला, ड्राई सूखा। वोम का मतलब है उष्ण, कूल शीतोष्ण। शीत कूल का मतलब शीत, वोम का मतलब गर्म या उष्ण। सनी मतलब होता है जो जिस दिन सूरज उगा रहता है, तो सूरज उगा रह रहा है तो वो है सनी। क्लाउडी मतलब जो बादल हो रहे हैं और सूरज की रोशनी उतनी नहीं है। लाइट का मतलब प्रकाशित, लाइट का मतलब हल्का, और हेवी मतलब भारी। क्लीन साफ, और डर्टी मतलब गंदा। फ्रेश जो ताज़ा है, और स्टेल मतलब जो ताज़ा नहीं है। स्मूथ और रफ़। स्मूथ का मतलब होता है कि समतल हैं, और रफ़ मतलब ऊबड़ खाबड़ हैं। सॉफ्ट कोमल। हार्ड जो है कठोर। ब्राइट चमकीला। डल ये है, इसका मतलब डल का मतलब क्या हुआ, डल का मतलब है कि वो जो चमकीला नहीं है। क्लियर स्पष्ट। फोगी धुंध वाला। डे दिन, नाइट रात। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। ऑलवेज हमेशा। नेवर कभी नहीं। फ्रंट सामने। बैक पीछे। अर्ली का मतलब
ये जो जल्दी में है। लेट मतलब बाद में। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। राइट सही, रॉन्ग गलत। स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमज़ोर। हैप्पी खुश, सैड दुखी। स्टार्ट स्टॉप शुरू करना और बंद करना। ऐसे ही 10-20 और हैं जिनको देख लेते हैं, क्योंकि इन दैट हमें समझने से मतलब है। स्वीट मीठा, सौर मतलब सौर का मतलब होता है खट्टा। बिटर कड़वा, स्वीट मीठा। हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा। फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली। फ्रेश जो ताज़ा है, रोटन जो ताज़ा नहीं है। कुकड बनाया हुआ, रो ताज़ा। जैसे क्या होता है कि पकाया हुआ और जो पकाया नहीं है कच्चा। रो का मतलब कच्चा है। थिक मतलब थिक और थिन, मोटा और पतला। सॉफ्ट और हार्ड, स्मूथ और चंकी। डिलीशियस और डिस्गस्टिंग। डिलीशियस मतलब जो स्वादिष्ट है और जो स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। स्मूथ में भी वही है कि जो बहुत ही अच्छा है, जो जिसके ऊपर हाथ रखना घुमाना आपको अच्छा लगता है। और चंकी जिसके ऊपर हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता है, खुरदरा वगैरह इस टाइप का है। मेल फीमेल, यस नो, ट्रू फॉल्स सही गलत। सक्सेस फेलियर, प्रेजेंट एब्सेंट उपस्थित होना अनुपस्थित होना। टुगेदर साथ में, अपार्ट मतलब अलग से। अडल्ट का मतलब होता है कि आप बड़े हो, चाइल्ड हो। ये इम्पोर्ट मंगवाना, एक्सपोर्ट भेजना। एग्री मान जाना, डिसएग्री नहीं मानना। सहमति असहमति। फॉलो यानी कि किसी का अनुकरण करना। लीड नेतृत्व करना। विन जीतना, लूज हारना। स्टार्ट शुरू करना, फिनिश खत्म करना। प्ले मतलब खेलना, रेस्ट मतलब आराम करना। ज्वाइन मतलब जुड़ना, लीव मतलब छोड़ना। शो मतलब दिखाना, हाइड मतलब छुपाना। और बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। लव हेट, डांस सिट नृत्य करना या बैठ जाना। शेयर करना, सभी तक पहुंचाना। कीप करना, छुपा कर रखना। हेल्प करना, सहायता देना। हाइंडर का मतलब होता है कि सहायता नहीं दी गई है और उसका विरोध किया गया है। तो ये तो हमने देख लिए विलोम शब्द और हर्बर्टन की 5 स्टेप देख लिया है। अब नोटिस राइटिंग क्या होता है वो समझते हैं। देखो नोटिस में सबसे पहले आपको यहाँ डेट का मेंशन करना है। ऐसा डिब्बा तो आपको बनाना ही है। 4 नंबर 5 नंबर का जो प्रश्न आता है उसके लिए आपको पहले से कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको यहाँ जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं उस दिन की आप डेट लगा दीजिए, या फिर जो आपको क्वेश्चन में दी जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपने कॉलेज का, संस्थान का, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है। फिर यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे नोटिस, और फिर बड़े अक्षरों में आपको लिखना है कि आप किस टॉपिक पे जो है नोटिस लिख रहे हैं। तो ये तीनों जो लाइनें हैं वो कैपिटल लेटर में आएगी और इसकी डेट भी जो है कैपिटल लेटर में ही आती हैं। फिर उसके बाद कॉमन लाइन है जो सभी नोटिस में यूज़ होती है, वो है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा जो संस्थान है वो इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो आयोजित करने जा रहा है। और क्या आयोजित कर रहा है वो, अब ब्लड डोनेशन कैंप। इसकी जगह आप आपका जो टॉपिक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कब हैं, ये 25 जनवरी 2026 को हैं। कब हैं, 8 लगा के लिख देंगे। कहाँ हैं, तो कॉलेज या स्कूल ऑडिटोरियम में हैं। और इसके अलावा अगर वो वहाँ आना ज़रूरी नहीं है तो वहाँ हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ एनी स्टूडेंट वांट टू डोनेट, अगर कोई भी विद्यार्थी डोनेट करना चाहता है ब्लड, प्लीज़ मस्ट कम, उस दिन ज़रूर पधारें, ऑन इस तारीख को, यहाँ यहाँ समय पर। और फिर लास्ट में हम लिख देंगे स्कूल के प्रिंसिपल को नाम सहित। ये होता है नोटिस लिखना। और अगर मान लो कि यहाँ, अगर मान लो कि ये ज़रूरी है आना, तो यहाँ आप लिखोगे एवरी स्टूडेंट मस्ट कम, प्रत्येक विद्यार्थी जरूर पधारे, कम ऑन, और फिर ये लगा के ऐसे लिख दोगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल है कि अगर हम गांधी जयंती का भी लिखें तो गांधी जयंती का हम यहाँ लिख सकते हैं कि आवर इंस्टीट्यूट इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज गांधी जयंती प्रोग्राम ऑन 2 अक्टूबर 2026 8। फिर उसके बाद लिख देंगे कॉलेज ऑडिटोरियम, एवरी स्टूडेंट मस्ट कम ऑन ये, और फिर ऐसे लिख देंगे इसको हटा के। नॉर्मल सी बात है। इसके बाद है स्टोरी राइटिंग। देखो अभी तक स्टोरी के बारे में उतना पूछा नहीं गया है, फिर भी अगर पूछ ले कि अगर स्टोरी आ जाती है तो आपको 3-4 कहानियाँ जो बचपन में आपने पढ़ी हैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक, उनमें से जैसे हेयर एंड टोटोइस की है, शेर खरगोश की कहानी, लोइन एंड माउस की कहानी, हंग्री फॉक्स की कहानी, ग्रेडी डॉग की कहानी आप याद कर सकते हैं। नहीं करे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें पिछले 2-3 वर्ष में नहीं पूछी गई हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको वाक्य बना के लिखना आता है तो आप ये स्टोरी वगैरह याद कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है, आप ये नोटिस लिखना ज़रूर सीखें। इसके अगले वाले वीडियो में हम लेसन प्लान बनाना और लेटर लिखना, इसके साथ में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हैं ओवरऑल प्रोफिशिएंसी क्या होती है, तो इसको समझते हैं। अब इसमें क्या है इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके समझा देता हूँ।
इफ़ अ लर्नर मेक्स प्रोफिशिएंट, एक सीखने वाला बन जाता है प्रोफिशिएंट, निपुण बन जाता है इन ऑल फोर बेसिक स्किल्स, जो चार कौशल होते हैं भाषा को सीखने के LSRW, उनमें अगर कोई प्रोफिशिएंट बन जाता है, निपुण बन जाता है, तब वो कहलाता है ओवरऑल प्रोफिशिएंट, या उसकी ये जो क्वालिटी है वो कहलाती है ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, संपूर्ण उसके अंदर निपुणता आ चुकी है। फिर हैं डॉक्टर स्वीट ने ग्रामर की क्या क्या डेफिनेशन दी है वो समझते हैं। तो डॉक्टर स्वीट के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट, ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज। तो किसी भी भाषा का एनालिसिस करना प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग करके वो कहलाता है व्याकरण। अगर भाषा के लिए प्रयोग करके कुछ रूल तैयार किए गए हैं तो उनकी रूल बुक कहलाएगी ग्रामर। ग्रामर एक रूल बुक है, उसको आपको नियम की पालना करते हुए ही सीखना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एनालिसिस है कि भाषा को इस प्रकार से सीखना पड़ेगा। फिर है लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, या केवल ऐसा वर्ड आ जाए कि लिसनिंग क्या है, व्हाट इज़ लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। तो हमें कहना है रिसीविंग साउंड्स का मतलब ध्वनि तरंगों को सुनना, एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ साउंड्स, और ये समझना कि वो ध्वनियों के अंदर क्या बताया गया है, इज कॉल्ड लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। अवबोध के साथ उसको समझा जा रहा है। अब ये लिसनिंग करने की हमारे अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, हम जब ध्यान लगा के सुनते हैं, समझते हैं, तो इससे क्या होता है। देखो, नंबर एक चीज़ है, द लर्नर कैन रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड। जो लर्नर है, सीखने वाला है, वह स्पीच साउंड मतलब जो भाषण दिया गया है, जो बोला गया है, उसको समझता है। फिर ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, प्रत्येक शब्द जो उस भाषण में बोला जाता है, उस वर्ड्स को भी जो है वो सही प्रकार से समझना सीख सकता है। फिर है ही कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, कि कहाँ बोलते वक्त दबाव दिया गया है और कहाँ ऊंचा बोला गया है, कहीं धीमा बोला गया है, वो सभी चीज़ें आपको ध्यान जो है इस समय लिसनिंग के टाइम पे लग जाती हैं। तो ये है लिसनिंग की इम्पोर्टेंस। अब लिसनिंग के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। लिसनिंग डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको इनपुट करना पड़ेगा, मतलब सुनना पड़ेगा, हियरिंग होती है। इनपुट का मतलब यहाँ है हियर करना या हियरिंग, HEARING, हियरिंग मतलब सुनना। फिर होगी प्रोसेस, दिमाग तक चीज़ पहुँचना कि क्या सुना है, और फिर उसके सुनी हुई चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने की जो क्वालिटी है, ये है आउटपुट। इसका मतलब लिसनिंग का मतलब केवल हियरिंग नहीं है। हियरिंग का मतलब तो सिर्फ इनपुट देना है, कान तक बात को पहुंचाना है। फिर कानों ने क्या सुना है वो दिमाग तक पहुंचेगा, प्रोसेस होगा, और फिर जो दिमाग और कानों के द्वारा जो सुना और गया है उसको समझने की प्रोसेस है आउटपुट। फिर उसके अलावा कुछ उप कौशल होते हैं, सुनना जो है क्यों ज़रूरी है। तो सुनने से क्या क्या होता है, देखो, लिसनिंग की जाती है जिस्ट के लिए, आनंद लेने के लिए, मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए, इन्फॉर्मेशन सूचना पाने के लिए, डिटेल्स के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। तो हम जो भी सुनते हैं उसके द्वारा हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम आनंद मनोरंजन कर सकते हैं। तो ये है उत्साह करना, सूचना लेना, डिटेल्स जो हैं सुनना और क्वेश्चन सुनना, इन सभी के लिए हम लिसनिंग करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है कि लिसनिंग के कितने टाइप होते हैं। तो 2 प्रकार की लिसनिंग होती है, कैजुअल सामान्य सुनना, सामान्य श्रवण, और फोकस्ड लिसनिंग। जब हम नॉर्मली सुनते हैं बिना किसी पर्पस के, व्हेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं समथिंग कुछ भी, विदाउट बिना किसी एनी पर्पज के, जब भी हम विदाउट पर्पज कोई चीज़ सुन रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। जैसे आप नॉर्मल कहीं निकल के जा रहे हो सड़क पे और अब बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो आप उन आवाज़ें आपके कान तक तो पहुंच रही है पर आपका ध्यान उधर नहीं है, तो वो आपकी कैजुअल लिसनिंग है। पर जब आप इस समय ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो, तो आपका फोकस लिसनिंग है। इसका मतलब व्हेन वी लिसन समथिंग, जब हम कुछ सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं विद पर्टिकुलर पर्पज, विशेष ध्यान से, इट इज़ कॉल्ड फोकस लिसनिंग। तो ये लिसनिंग का आपको याद हो गया होगा। फिर है मास मीडिया, क्या है, ये क्या काम आता है। देखो, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न जो है, टीवी वगैरह, इन्हीं को कहा जाता है जनसंचार साधन, मास मीडिया। हिंदी में मास मीडिया का मतलब होता है जनसंचार के, संप्रेषण के साधन। अब इनका फ़ायदा क्या है, तो देखो, नंबर 1 है इन्फॉर्मिंग द पब्लिक विद न्यूज़। सूचना देना होता है पब्लिक को, न्यूज़ देना होता है। तो न्यूज़
के माध्यम से लोगों को सूचित करना है पहला कार्य। दूसरा है एजुकेटिंग, शिक्षित करना थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज और ई लर्निंग, ऑनलाइन माध्यम से। और डॉक्यूमेंट्री किसी विशेष बिंदु के ऊपर कोई चीज़ समझाई जाती है, वो है डॉक्यूमेंट्रीज, उसके माध्यम से शिक्षित करना लोगों को। फिर है एंटरटेनमेंट करना, जो है मनोरंजन करना, एडवर्टीजमेंट करना, एड्स देना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। तो ये इन माध्यम से, तीनों की चीज़ों के माध्यम से होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, जब भी हम अपने आप का इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, कौन कौन से भाग होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब क्या क्या उसके अंदर जो है चीज़ें होगी। तो जब भी हम अपने आप को डिस्क्राइब करें तो उसके लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, एक तो लिसनिंग, सुनना और बोलना, ये 2 कंपोनेंट्स काम में लिए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, राइटिंग का मैकेनिज्म, यांत्रिकीकरण क्या है। तो राइटिंग लिखने के लिए एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सही अक्षर लिखें, सटीक लिखें, स्पष्ट लिखें, बराबर स्पेस देते हुए लिखें, ये है मैकेनिज्म। इट इज़ टू राइट, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि इट इज़ टू राइट लेटर्स, जब भी हम लेटर्स को लिखें, अक्षरों को लिखें, इन करेक्ट शेप, उनका आकार सही होना चाहिए, उनका शेप, आकृति सही होना चाहिए, उनकी आकार सही होना चाहिए, साइज स्ट्रेट मतलब एक सीधी लाइन में होना चाहिए, और गिविंग प्रॉपर गैप्स, उनके बीच में प्रॉपर स्पेस गैप होना चाहिए लेटर्स के बीच में। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। अब आ जाते हैं लास्ट जो हमारा है वो है टेंस। देखो टेंस मतलब जो होता है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं, टेंस नहीं आते हैं। टेंस के स्थान पे आते हैं कि वर्ब्स को भरना है, आपको सेंटेंस तो दिया जाएगा, आपको ये पहचानना है कि किस पहचान के आधार पे मुझे ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए भरना है। तो जैसे सबसे पहले फ्यूचर टेंस से संबंधित 1-2 नियम हैं, गोल्डन रूल्स, उसको समझते हैं। जब भी किसी वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट के साथ डे, वीक, मंथ, ईयर कुछ भी लगा हो सकता है, या फिर कमिंग डे हो या फॉलोइंग डे हो, तो 1, 2, 3 ये 4 वर्ड हैं, इनसे हमें आने वाले समय के बारे में ज्ञान होता है। तो उस टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसके लिए हम विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब जिस भी वाक्य में ऊपर वाले ये तीनों चारों में से कोई सा शब्द आ जाए तो हम फ्यूचर टेंस में चले जाएंगे और फ्यूचर टेंस में हम विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसा कि BSTC 2023 का प्रश्न है उसको ही देख लेते हैं। इसमें प्रश्न था यू खालिस्तान डिग इट टुमारो, तुम इसे कल खोदोगे। तो तुम इसे कल खोदोगे, इसमें यहाँ टुमारो आ रहा है। टुमारो मतलब ये आने वाले फ्यूचर के बारे में बता रहा है, इसलिए हम विल सेल के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सेल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ, और बाकियों के साथ विल लगाना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आई और वी दोनों ही नहीं, इसलिए हम विल का प्रयोग कर लेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही होती है जो हमें दी जाती हैं कोष्टक के अंदर। तो हमने लिख दिया विल डिग। तो इतना छोटा सा स्पेस भरने को कहा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसे हम टेंस नहीं कहेंगे, टेंस में तो पूरा ही सेंटेंस आपको जो है रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना होता है। फिर अगला ही ऐसा उदाहरण है ही खालिस्तान पार्टिसिपेट इन द फंक्शन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट के साथ यहाँ क्या दिया गया है, मंथ दिया गया है, चाहे डे दे दे, वीक दे दे, मंथ, ईयर कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट के साथ फ्यूचर में काम होना बताया गया है। हम देखेंगे यहाँ आई और वी नहीं है, यहाँ है ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और पार्टिसिपेट को वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये नियम हो चुका है। ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें धमकी दी जा रही हो तो वहाँ हमेशा आई के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। हमें पता है आई और वी के साथ हम सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, पर जिस सेंटेंस में धमकी दी जाती है, थ्रेटन किया जाता है, वहाँ हम आई के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई विल किल यू, जब भी 2 पक्षों में लड़ाई हो जाती है और कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसका मतलब आज तो नहीं मारा, वो फ्यूचर में मारेगा, उसकी वो धमकी दे रहा है। तो आई के साथ विल और किल दोनों यूज़ करेंगे। विल यूज़ किया जा रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ किल है, तो इसको ऐसा कैसा लगा दिया। ऐसे ही आई पार्टिसिपेट इन द फंक्शन नेक्स्ट टाइम, मैं जो है अगली बार जो है इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करूँगा, सहभागी होऊंगा। इसका मतलब यहाँ जो है बात कही जा रही है, वादा किया जा रहा है। तो धमकी देना या वादा करना दोनों ही सेंटेंस में आई के साथ विल और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी जो आपको दी जाती है। जब ऐसा वाक्य हो जहाँ बाई वाक्य में दिया जाए, उसके साथ समय दिया जाए, तो हम विल और सेल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे आप एक वाक्य पढ़िए, वी खालिस्तान ब्लैंक हैं गो टू स्कूल बाई नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ क्या दिया गया है, बाई
उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट के पीछे दिया गया है आपके वीक। तो नेक्स्ट वीक समय है और बाय दिया गया है, तो समय और बाय एक साथ दिया जाए होने वाले समय के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि हम विल या सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर हैव यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो वी का प्रयोग हम कर रहे हैं तो यहाँ सेल लगाएंगे, तो सेल लगा दिया। गो से पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी इसमें है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का बोलो, गो, वेंट, गोन, तो हमने गोन यूज़ किया है। ऐसे ही यू खालिस्तान पास क्लास 10th बाई 2026 तक तुम पास हो चुके होंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे यू आ रहा है, यू के साथ विल आएगा, फिर हैव उसी में है, और पास का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट। ये हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है। अब पास्ट टेंस में सिर्फ दो नियम हैं। दो नियम कौन सा है? सामान्य होना। जैसे अगर किसी वाक्य में एगो, पहले, यस्टरडे, अदर डे, लास्ट के साथ कोई टाइम दिया गया हो तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और अगर मान लो वाक्य नेगेटिव हैं तो डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। जैसे आई खालिस्तान सी हिम यस्टरडे, तो आई के साथ वाक्य में कहीं पे भी नोट नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यस्टरडे से हमें पता लग गया कि यह वाक्य इसमें ये भरना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो सेकंड फॉर्म भरने का रूल क्या कहता है कि जो अंदर है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म बोल के देखो, सी सा सीन, तो यहाँ सो आ जाएगा। फिर अगला है वी नॉट डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक लास्ट संडे, तो लास्ट और उसके साथ समय दिया गया है, इसका मतलब यहाँ या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या नेगेटिव है तो डिड नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी है। चूँकि वाक्य में नोट दिया गया है तो नेगेटिव बनेगा, तो डिड और फिर ये नोट और ये वैसी की वैसी फुल फॉर्म लगा देंगे। अब ये तो है हमारे पास एक रूल। पास्ट टेंस में दूसरा रूल है कि जब भी वाक्य में वेन दिया जाए तो उसके दाईं और वर्ब की सेकंड फॉर्म बाईं और, मतलब एक वाक्य में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरे वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे बिफोर वाक्य में हो तो उसके आगे वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उससे पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हैं। आफ्टर में ऊपर का उल्टा कर देंगे, पहले वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। यानी कि वेन और बिफोर में एक जैसा नियम है, इस साइड में दाईं साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाईं साइड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। आफ्टर में इसका उल्टा कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर ले आएंगे और हेड प्लस थर्ड की फॉर्म को राइट साइड में कर देंगे। वाइल का कोई नियम नहीं है, वाइल के इस तरफ जो टेंस है वही इस तरफ भर देंगे, मतलब वाइल के इस तरफ वाज वर्ब में आईएनजी आता है और इधर भी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी ही भरेंगे। तो इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये आपने इतने बड़ा वाक्य पढ़ा, आपको पता लग गया बिफोर है, तो बिफोर के जस्ट पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो इधर अगले वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरना है, तो कम की सेकंड फॉर्म आपने केम भर दिया। ऐसे ही अगला वाक्य है वेन, और वेन के प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दी, कम की सेकंड फॉर्म केम। ऐसे ही वाक्य है वाइल वाला, तो वाइल के पहले जो टेंस लग रहा है वही टेंस इसमें लगा देंगे। वाइल के पहले वाज वर्ब में आईएनजी लग रही है, तो यहाँ भी वॉज वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो सी के बाद वाज और प्रिपेयर को प्रिपेयरिंग लिख दिया। तो इसमें तो ज़्यादा नियम रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। फिर है प्रेजेंट का सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट टेंस काफ़ी बड़ा है, इसको समझने के लिए हमें 2 स्लाइड लगेगी। पहली स्लाइड ये है कि कोई भी वैश्विक सत्य हो, यूनिवर्स में जो चीज़ सत्य है उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का यूज़ करते हैं। कोई वैज्ञानिक सत्य हो, साइंटिफिक ट्रूथ, उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे। कोई आदत हो काम करने की, बार बार एक ही काम को डेली करने की, उसके लिए करते हैं। और जो रोजाना का काम है उसके लिए, जैसे वुड फ्लोट ऑन वाटर, लकड़ी पानी पे तैरती हैं, ये साइंटिफिक सत्य हैं। तो हम वुड मतलब एक वचन है, और एक वचन होने पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं, तो हमने फ्लोट को लिख दिया फ्लोट्स। फिर आई ड्रिंक ओनली मिनरल वाटर, मैं केवल मिनरल वाटर पीता हूँ, ये मेरी आदत है, हैबिट है। तो हैबिट है तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, चूँकि आई बहुवचन माना जाता है प्रेजेंट टेंस में, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी बहुवचन के लिए। फिर है द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड का सत्य है। तो ब्रह्मांड का सत्य है तो सत्य के लिए हम प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। चूँकि सन जो हैं वो एक हैं, एक वचन के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पहले राइज, और उसके पीछे एस और ईएस जोड़ देंगे, तो हमने एस और ईएस का प्रयोग कर लिया है। ऐसे ही वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है।
तो इसके लिए भी हम बॉयल एक वाटर एक वचन है, इसके लिए हम बॉयल्स लिख देंगे। जब भी कोई मॉडल यूज़ किया जाए तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे माइट एक मॉडल है, माइट के पीछे हमने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोचना ही नहीं है, जो कोष्टक में वही वहाँ लिख देंगे। ऐसे ही है शुड, शुड एक मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद जो कोष्टक में चीज़ें हैं उसी को वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये भी हमारे पास एक समझने योग्य बात है। फिर है कि अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, नेवर, फ्रिक्वेंटली, एवरी के साथ ये समय दे दिया जाए या यूजुअली वाक्य में दिया जाए तो हम वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं। नॉर्मली एक वचन के साथ एस और ई एस लगाएंगे। जैसे द अर्थ ब्लैंक मूव राउंड द सन एवरी ईयर, तो एवरी के साथ यहाँ दिया गया है समय और एवरी बताता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो अर्थ एक वचन है इसलिए मूव के साथ एस लगा दिया है। फिर है सी ऑलवेज, ऑलवेज आ गया है तो ऑलवेज वाला वाक्य भी होता है प्रेजेंट टेंस का, इसमें भी हम अंदर वाली वर्ब के साथ एस और ई एस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ एक वचन है। फिर अगला हमारे पास है अंतिम 3 नियम है प्रेजेंट टेंस के। जिस वाक्य में नाउ, टुडे, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हो वहाँ हमें इजेमार के साथ वर्ब में आईएनजी लगानी है। क्यों? क्योंकि वो काम कंटिन्यूस टेंस का होता है। जैसे दे प्ले क्रिकेट राइट नाउ, वो इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो आर लगा के वर्ब में प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया। आई खालिस्तान कम टू स्कूल एट दिस टाइम, मैं इस समय विद्यालय आ रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगता है और पीछे वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो कम के साथ कमिंग आ जाएगा। फिर सी गो टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल जा रही हैं, तो जा रही हैं, रह रही हैं, गो के साथ आईएनजी लगा देंगे गोइंग, क्योंकि वो एक वचन है तो एक वचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल सा टेंस है। अगला है जस्ट, यट, ऑलरेडी, बाय नाउ। अगर ऐसा कहीं दे दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, वहाँ काम हो चुका है ये आपको कहा जाएगा। और काम हो चुका हो तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आई जस्ट ब्लैंक माई क्लोथ्स, तो जस्ट का मतलब हाल ही में मैंने जो है अपने कपड़े वॉश किए हैं या कर चुका हूँ। इसका मतलब आई, फिर हमने क्योंकि आई के साथ हैव लगता है बहुवचन है और वॉश का लिख दिया वॉशली। फिर है लीला ब्लैंक नॉट येट ब्लैंक हर होमवर्क, तो इसमें क्या आएगा, लीला एक वचन है तो इसके साथ हेज आ गया। और फिर चूँकि डू है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन, ये लगा दिया। तो ये भी सिंपल सा रूल है। लास्ट है अगर किसी वाक्य में फोर सिंस आ रहा हो और उसके वाक्य को आपको पढ़कर लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस हैं तो फिर वहाँ हम हैज हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। एक वचन है तो हैज यूज़ करेंगे, बीन और वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। और अगर बहुवचन है तो हैव लगा के बीन और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे ही वर्क हियर सिंस 2015, 2015 से वो यहाँ काम कर रहा है, तो ही के साथ हैज, फिर बीन वैसा का वैसा लिख दिया। चूँकि वर्क है, वर्क के पीछे फिर क्या लगाना है, आईएनजी, तो वर्किंग। ऐसे अगर पास्ट टेंस में फोर सिंस आ जाए तो भी ऊपर वाला ही नियम लगेगा। इसका मतलब पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस हो और उस वाक्य में भी फोर सिंस लगा हो तो वहाँ भी हम हैज हैव के साथ बीन और वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर किसी फ्यूचर टेंस में फोर सिंस का प्रयोग किया जाता है तो हम विल सेल लगाएंगे हैज हैव के स्थान पे, बीन से पहले हैव लगा देंगे और फिर बीन और वर्ब में आईएनजी आएगा। इसको समझते हैं। जैसे आई वर्क हियर फॉर लास्ट 2 ईयर्स, अब आपको यहाँ दिखाए कि फोर सिंस का प्रयोग हुआ है। लास्ट चूँकि पास्ट टेंस का पहचान है तो यहाँ हैज हैव वर्ब में आईएनजी आएगी, तो हैज हैव लगा दिया, बीन लगा के वर्ब में आईएनजी यूज़ किया है। ऐसे ही यहाँ फोर सिंस का प्रयोग किया गया अगले सेंटेंस में, उसके साथ नेक्स्ट मतलब फ्यूचर टेंस के बारे में बात की गई है। तो जब भी फोर सिंस आ जाए और फ्यूचर टेंस आ जाए तो पहले विल सेल आएगा, तो हमने आई के साथ सेल का प्रयोग कर लिया। फिर हैव आएगा, ये हैव लगा दिया, फिर बीन आएगा, बीन लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, इसमें आईएनजी लगा दी है। तो ये भी सिंपल सा नियम है। और लास्ट नियम है टेंस का कि एंड के इस तरफ जो टेंस होता है वही इस तरफ लगाना होता है। जैसे ही केम हियर एंड टॉक टू मी, तो एंड के पहले केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वहाँ अगले वाले वाक्य में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना है, तो टॉक का हो जाएगा टॉक्ड। ये सारे ही नियम हैं और ये टेंस वगैरह सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में हमने देख ली हैं। तो आई होप आपने टेंस के नियम समझ लिए होंगे, नोटिस कैसे लिखना है वो समझ लिया होगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध और स्टोरी हैं
ओवरऑल प्रोफिशिएंसी क्या है, लिसनिंग क्या होती है, क्या क्या प्रकार हैं, हर्बर्ट के 5 स्टेप कौन हैं, डेली लेसन प्लान क्या है, ऑपोजिट वगैरह समझ लिए होंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल जो है इस नाम से है DLED अकेडमी बूंदी के नाम से, ACADEMY DLED अकेडमी बूंदी के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें।